चलिए हम लोग एसी थ्योरी की बात कर लेते हैं, एसी थ्योरी की क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एसी थ्योरी पूर्ण रूप से हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, पॉलीफेज सिस्टम और एसी थ्योरी। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन हमारे वो एसी थ्योरी और पॉलीफेज सिस्टम दोनों के मिला के मिक्स्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्यावर्ती एसी धारा में शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में कौन सा प्योर, ठीक है, रेजिस्टिव पाथ, प्योर रेजिस्टिव प्योर रेजिस्टिव पाथ में धारा का प्रवाह 5 कारण पर निर्भर करता है। ठीक है, प्योर रेजिस्टिव पाथ में यानी कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा का जो प्रवाह है वो किस पे निर्भर करता है? 5 कारकों पे निर्भर करता है। ठीक है, इन 5 कारकों में से 3 कारक तुम्हारे हैं। पहला एक है प्रतिरोध, पहला क्या है? डीसी प्रतिरोध है। दूसरा है भंवर यानी कि एडी करंट लॉस है। दूसरा क्या है? भंवर धारा नहीं, एडी करंट लॉसेस है। इसके बाद क्या है? हिस्टैरिसीस है। इसके बाद क्या है? हिस्टैरिसीस है। अन्य 2 कारकों के नाम बताने हैं। ठीक है, ये 3 नाम तो अन्य 2 कारक क्या होते हैं जिसके कारण कि हमारी जो है वो एसी करंट बहती है, वो भी किसमें? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में। तो अन्य दोनों कारक क्या है? एक है त्वचिक प्रभाव यानी कि स्किन इफेक्ट, ये क्या है तुम्हारा? त्वचिक प्रभाव यानी कि स्किन इफेक्ट होता है। और दूसरा क्या है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखो हर तार का एक डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, हर एक वायर का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। तो हमारे ये 5 कारक होते हैं जिनके कारण से हमारा जो है करंट क्या होता है? बहता है किसी भी वायर में। ठीक है, तो 5 कौन से कारक हो गए? पहले तो एडी करंट, तो कोई भी तार होगा जिसमें धारा बहेगी जिसमें कोई ना कोई लॉसेस होगा। ठीक है, तो बब्बर धारा लॉस हो गया मान लो। इसके बाद हिस्टैरिसीस हो गया, हिस्टैरिसीस लॉस भी होता है। ठीक है, इसके बाद प्रतिरोध होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर कोई भी वायर लोगे, कोई भी रेजिस्टेंस होगा, उसका एक प्रतिरोध होगा। और कोई भी प्रतिरोध लोगे तो उसमें क्या होगा? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। कोई भी प्रतिरोध लोगे तो उसका क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? स्किन इफेक्ट होता है। अब देखो स्किन इफेक्ट क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा? इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? डी ऑप्शन बन जाएगा। अब देखो स्किन इफेक्ट क्या होता है? स्किन इफेक्ट क्या होता है? और परावैद्युत में भी धारा का प्रभाव होता है। देखो लिखा हुआ है स्किन इफेक्ट और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में भी धारा का प्रभाव होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझ रहे हो ना? जैसे हम लोग पढ़ते थे अचालकों का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना होता था। जैसे ट्रांसफार्मर और होता है उसका 30 से 33% तक की केवी प्रतिबंध डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। वैसे कि हमारे प्रतिरोध होता है उसका किसी न किसी का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जरूर होती है, यानी प्रतिरोधकता एक तरह से भी समझ सकते हो। जैसे तांबे की प्रतिरोधकता इतनी है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो अब देखो परावैद्युत क्षमता क्या होती है? परावैद्युत क्षमता तो पता ही है तुमको क्या होती है, पहले पढ़ चुके हो। परावैद्युत क्षमता क्या होती है? अचालकों की अचालकता निर्धारित करती है, यानी जी अलग अलग अचालकों की परावैद्युत क्षमता भी क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे मान लो कागज लोगे उसकी परावैद्युत क्षमता अलग होगी। ठीक है ना? और फाइबर लोग इसकी अलग परावैद्युत क्षमता होगी, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो परावैद्युत क्षमता अलग अलग पदार्थों की अलग अलग होती है। अब देखो थर्मोकपल क्या होता है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन, पेंसिल से लिख लो, सबसे ऊपर लिख लो, लिखो थर्मोकपल किस प्रभाव पर आधारित है? थर्मोकपल किस प्रभाव पर आधारित है? तो थर्मोकपल जो होता है हमारा, ठीक है, जो ताप युग्मक होता है यानी कि थर्मोकपल होता है वो सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है। क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो थर्मोकपल जो होता है हमारा किस प्रभाव पर आधारित होता है? जो थर्मोकपल है वो हमारा सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है। किस प्रभाव पर आधारित होता है? सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है, अब तो सीबेक प्रभाव होता क्या है? सीबेक प्रभाव होता क्या है? ठीक है, कह रहा है जब दो अलग अलग धातुओं के तारों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? जब दो अलग अलग धातुओं के तारों को जोड़कर एक बंद परिपथ यानी क्लोज सर्किट बनाते हैं तथा इस परिपथ की संधियों को अलग अलग ताप पर रखते हैं। अलग अलग ताप पर मतलब कि 2 संधियाँ बनी हैं और दोनों को अलग अलग ताप पे रख दिया है, तो उसमें से क्या होती है? एक धारा बहने लगती है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रभाव को क्या बोलते हैं? सीबेक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, कह रहा जब 2 अलग अलग धातुओं के तारों को जोड़कर यानी एक तार मान लो, एक तार मान लो तांबे के ले ली, एक तार पीतल के ले ली। अब इन दोनों को जोड़ दें आपस में, ऐसे करके हमने जोड़ दिया। अब क्या हुआ? एक ये तुम्हारा सिरा बन गया, एक सिरा तुम्हारा ये बन गया। दोनों सिरों को गर्म करेंगे तो क्या होगा? धारा का प्रवाह होता है। जब धारा का प्रवाह होता है तो क्या होता है? इसी प्रभाव को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीबेक प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं? सीबेक इफेक्ट बोलते हैं। तो इसी सीबेक प्रभाव पे हमारा क्या होता है? थर्मोकपल काम करता है। कौन काम करता है? थर्मोकपल। ठीक है, चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक 4.7 माइक्रोफैराड का संधारित्र जो है वो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज से एसी से जुड़ा हुआ है। संधारित्र में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताना है। क्या बताना है? संधारित्र में प्रवाहित होने वाली धारा। किसमें बताना है? संधारित्र में। तो धारा का फॉर्मूला तो एक ही होता है, V बराबर आई आर। ठीक है, चलो वोल्टेज तो वही होगा, धारा वही होगा, लेकिन संधारित्र का प्रतिरोध कितना होता है? संधारित्र का प्रतिरोध होता है XC।
संधारित्र का तो आर की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स ही आ जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, वी बराबर बन जाएगा आई एक्स सी। आई एक्स सी तो आई बराबर क्या बन जाएगा, आई बराबर बन जाएगा वी अपॉन में एक्स सी। एक्स सी क्या है, एक्स सी हमारा है संधारित्र का प्रतिरोध। वोल्टेज तुमको पता है 230 वोल्ट हो गया है, ठीक है, 230 वोल्ट हो रखा है। लेकिन एक्स सी का मान नहीं पता है हमें, क्या माना है, हमें पता है सी का मान पता है कि सी बराबर कितना है, 4.7 माइक्रोफैराड है। तो सबसे पहले एक्स सी का मान निकालेंगे। एक्स सी बराबर क्या होता है, एक्स सी बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी, ठीक है। तो एक्स सी बराबर होता है, एक्स सी बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ सी वैल्यू रख लो यहाँ पे, 1/2 इंटू 22/7, ठीक है, इंटू 2 पाई एफ, एफ का मान कितना है 50, इंटू ए सी, सी का मान कितना है 4.7 माइक्रोफैराड। तो माइक्रोफैराड को फैराड में चेंज करेंगे तो इंटू 10⁻6 आएगा। तो इस 10⁻6 आएगा इंटू में, तो 10⁻6 को ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, 10⁻6 आ जाएगा। अब इसको काट पीट के हल कर लोगे, ठीक है, कैलकुलेशन लंबी है, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी कठिन है, ठीक है। जब इसको काट पीट के हल करोगे तो इसका एक्सी यानी कि जो रजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 676.9 ओम आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 676.9 ओम हो जाता है। अब विद्युत धारा हमको निकालनी है, तो वी बराबर आई बराबर क्या लिखा था हमने, वी अपॉन में एक्स सी। वी अपॉन में एक्स लिखकर वोल्टेज हमारा कितना हो गया, 230 वोल्टेज दे रखा है क्वेश्चन में। और हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कितना निकाला है, 676.9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0.34 एम्पियर के समथिंग आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो घरेलू एसी आपूर्ति है, ठीक है, वो कितने वोल्टेज पे होती है। तो पता है 230 वोल्टेज पर होती है, ठीक है। तो 230 से 240 वोल्ट के बीच में ही आता है हम लोग के घरों में जो एसी वोल्टेज होता है। तो वही कह रहा है कि भारत में जो सिंगल फेज घरेलू एसी है उसके वोल्टेज कितना होता है, उसका वोल्टेज हमारा 230 वोल्ट होता है, ठीक है। चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में दर्शाया कि कुल पेरकत का मान बताना है। इस फिगर में जो दिखाया है कुल पेरकत का मान क्या होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि आर एल के फॉर्मूले एक जैसे होते हैं और पी सी के फॉर्मूले एक जैसे होते हैं। तो हमारे क्या लगा है, ये एल लगा है, यानी जो रजिस्टेंस के फॉर्मूले, और तीनों किस में लगे, सीरीज में। तीनों सीरीज में लगे, इसका मतलब मतलब तीनों किस में लगे, पैरेलल में लगे। तीनों किस में लगे, पैरेलल में लगे। पैरेलल में लगे तो जो सबसे कम मान का प्रतिरोध होगा उससे भी कम मान का वैल्यू प्राप्त होगी। इसका मतलब क्या होगा, कुल पेरकत क्या होगा, लघुत्तम ए ऑप्शन गलत है, बराबर बी ऑप्शन गलत है। हाँ डी ऑप्शन देखो, कह रहा कुल पेरकत जो है लघुत्तम पेरकत, मतलब सबसे छोटा जो पेरकत है उससे भी कम मान का वैल्यू प्राप्त होगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ का डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। तो ये सब चीज़ें तो बिल्कुल अट गई होंगी दिमाग में इसमें। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक स्थिर दृश्य धारा यानी कि डीसी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वो डीसी की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक स्थिर दृश्य धारा पर किसी कुंडली के पेरकत्व का क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो, अब ये जो अभी हम लोगों ने डीसी थ्योरी जब पढ़ा है, ओम का नियम, ये अभी जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर पढ़े थे उसमें क्या पेरकत्व के बारे में कोई जानकारी थी, नहीं थी। पेरकत्व का काम क्या होता है, पेरकत्व का काम होता है धारा के परिवर्तन का विरोध करना। किसमें, एसी में, ठीक है। एसी में धारा के परिवर्तन का विरोध करना वो किसका काम होता है, पेरकत्व काम होता है। लेकिन यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, डीसी की। यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, डीसी के। और डीसी में पेरकत्व नाम का कोई चीज़ नहीं होती है, डीसी में पेरकत्व नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसमें डिस्क धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कि डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो तो डीसी के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डीसी के लिए जो प्रतिरोध होता है वो होता है आर, रजिस्टेंस होता है। लेकिन एसी के लिए जो प्रतिरोध होता है वो हमारा क्या होता है, एक तो कैपेसिटर से निकलता है और एक इंडक्टर से निकलता है। तो इन दो के लिए प्रतिरोध निकलता है। कैपेसिटर का प्रतिरोध क्या होता है, एक्सी होता है, और इंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है वो हमारा क्या होता है, एक्सएल होता है, ठीक है। तो एसी के दो प्रतिरोध होते हैं, एक होता है सी और एक एल होता है, इन दोनों से निकलता है। अब डीसी का प्रतिरोध क्या होता है, आर होता है। अब क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक डीसी धारा किसी कुंडली से प्रवाहित हो रही है, मतलब एल से इसको प्रवाहित करा रहे हैं। तो कह रहा है पेरकत्व का यानी इंडक्टेंस का मान क्या होगा, इंडक्टेंस का मान 0 होगा, क्योंकि डीसी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इंडक्टर में डीसी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें दिश धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसी परिपथ में समानता कौन सा सूत्र प्रचलित किया जाता है।
तभी हमने बताया V बराबर आई आर, आई बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन में R होता है। अब हम किसी बात कर रहे हैं, AC की बात कर रहे हैं। AC में प्रतिबाधा क्या होती है? AC में प्रतिबाधा होती है Z। AC में प्रतिबाधा क्या होती है? Z। R की जगह पे क्या आता है? Z आता है, क्योंकि Z बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पड़ता है √R² प्लस का, ठीक है, XL माइनस का XC का होल स्क्वायर। ये तो पता था, ये क्या था, इम्पीडेंस था। ये क्या था, इम्पीडेंस, यानी कि AC में जो रुकावट पैदा करता है उसको बोलते हैं इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस प्रतिरोध की R की जगह पे क्या आ जाएगा, इम्पीडेंस है, तो I बराबर क्या फॉर्मूला पड़ेगा, I बराबर हो जाएगा V अपॉन में Z। V अपॉन में Z यानी V भागित का Z। तो कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है, बी ऑप्शन दिखा रहा है। कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है हमारा, बी ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन। 7वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एसी को सरलता से डीसी में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। एसी को सरलता से डीसी में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं, यानी एसी को डीसी में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, रेक्टिफायर का यूज करते हैं, ठीक है। तो एसी को डीसी में बदलने के, देखो वोल्टेज के द्वारा, ये तो गलत है, वोल्टेज के द्वारा अभी कभी पढ़ा ही नहीं। ट्रांजिस्टर के द्वारा हम लोग किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, मतलब कि उसकी क्षमता को बढ़ाना घटाने का काम कौन करता है, ट्रांजिस्टर करता है। जैसे कि मान लो वॉल्यूम होता है, जैसे मोबाइल में गाना बजता है, तो जैसे डीजे होता है तो मोबाइल में से कनेक्ट करके डीजे बजता है, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, वॉल्यूम तेज़ हो जाती है। तो हमने क्या बजाया, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब ही होता है, ठीक है, एम्पलीफायर का मतलब होता है कि आयाम को बढ़ाना, ठीक है, उसकी क्षमता को बढ़ाना, वो होता है ट्रांजिस्टर का काम होता है, ठीक है। फ़िल्टर का काम यानी फ़िल्ट्रेशन के लिए होता है, किसी भी चीज़ की फ़िल्ट्रेशन के लिए होता है, जैसे जैसे रेक्टिफायर में फ़िल्टर का यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो फ़िल्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को फ़िल्टर करना, ठीक है। अब जैसे अब कह रहा डी ऑप्शन कह रहा है रेक्टिफायर, यानी कि डिस्चधारी। डिस्चधारी को बोलते हैं रेक्टिफायर, याद रखना, ये सब हिंदी नाम बड़े कठिन होते हैं। तो रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में परिवर्तित करना, ठीक है। रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में परिवर्तित करना, किसका काम होता है, रेक्टिफायर का काम होता है, ठीक है। तो 7 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 7 का क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा। 7 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन जरा लिखो। देखो यहाँ पे देखो कितना अच्छा रखा हुआ है। देखो रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी से डीसी बदलना। और जो घरों में इन्वर्टर होता है, हम लोग के घरों में जो इन्वर्टर लगा उसमें क्या होता है, बैटरा फिट होता है। तो लाइट जब आती है तो क्या, लाइट जब आती है तो बैटरा हमारा चार्ज होता है, ठीक है। जब लाइट हमारी आती है तो बैटरा हमारा चार्ज होता है, ठीक है। तो बैटरा जब चार्ज होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल, जब बैटरा चार्जिंग होता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलता है, वो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। केमिकल एनर्जी में बदलता है, तभी तो कि केमिकल बैटरा में क्या है, केमिकल्स है, H2SO4 का मिक्सचर होता है उसमें, ठीक है। तो जब बैटरा चार्ज होता है तो चार्जिंग के दौरान क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलता है, वो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि केमिकल एनर्जी में बदलता है। डिस्चार्जिंग, जब लाइट चली जाती है तो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को किस में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, ठीक है। तो इन्वर्टर का काम क्या होता है, डीसी को एसी में बदलना होता है, ठीक है। तो जो हमारा बैटरी से क्या मिलती है, डीसी, और डीसी से हम लोग इन्वर्टर क्या करता है, उसको एसी में कन्वर्ट कर देता है, तभी तो हमारे पंखे वगैरह चलते हैं, ठीक है, लाइट वगैरह जलती है, ठीक है। तो याद रखना, इन्वर्टर का काम होता है डीसी से एसी में बदलना। लेकिन जो रोटरी रेक्टिव कन्वर्टर होता है, ठीक है, जो रोटरी कन्वर्टर होता है वो डीसी को एसी में भी बदल देता है और एसी को डीसी में भी बदल सकता है, ये दोनों तरह से काम करता है, ठीक है। तो रोटरी कन्वर्टर जो होता है वो डीसी को एसी में भी बदल सकता है और एसी को डीसी में भी बदल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो जरा, एक लिख लो क्वेश्चन, लिखो इन्वर्टर और रोटरी कन्वर्टर किसको किस में बदलता है, ठीक है। इन्वर्टर और रोटरी कन्वर्टर किसको किस में बदलता है, ठीक है। चलो 8वें नंबर क्वेश्चन पे, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा कार्य एसी द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता है। कह रहा निम्न में से कौन सा जो कार्य है वो एसी द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब बैटरी चार्जिंग डीसी से ही करते थे हम लोग, ठीक है। बैटरी चार्जिंग किसको करते हैं, डीसी से ही करते हैं, ठीक है। अब जैसे बैटरी जो हमारी जैसे घरों में जैसे बैठ रहा है, ठीक है, इन्वर्टर जो लगा है, तो इन्वर्टर का काम क्या होता है, वो एसी लेती है, लेकिन जो उसका चार्जर होता है ना, तो वो डीसी में कन्वर्ट कर देता है, तो बैटरी से हमको डीसी ही उसको भेजते हैं चार्जिंग के लिए, ठीक है। तो बैटरी चार्जिंग के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है, डीसी की लिए आवश्यकता होती है। विद्युत लेपन ये तो पढ़ ही चुके हो, ठीक है। विद्युत लेपन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किसका यूज किया जाता है, डीसी का ही यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होता है उसमें भी हम लोग किसका यूज करते हैं, डीसी का। अपना मोबाइल देख लो, मोबाइल कैसा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण ही है, उसमें क्या लगी है, बैटरी लगी है, लिथियम की बैटरी लगी है, ठीक है। तो मोबाइल में भी बैटरी लगी है, वो भी हमारा क्या होता है, वो डीसी का ही काम करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स
ये जो इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण होते हैं, उसमें भी हम लोग डीसी का ही यूज करते हैं। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब सभी में। तो हम लोग बैटरी चार्जिंग, विद्युत लेपन और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण सब में हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग डीसी धारा का यूज करते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती एसी धारा का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं, डीसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमसे यही पूछ रहा था कि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था प्रत्यावर्ती एसी द्वारा संपन्न नहीं किया जाता, तो तीनों संपन्न नहीं किया जाता। अब ये अगर पूछ लेगा इन तीनों में कौन सी धारा का यूज करोगे, इन तीनों में हम लोग एसी धारा का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, डीसी का यूज करेंगे। ठीक है, चलो इस हिसाब से मतलब कि कह रहा है एसी का यूज किसमें मतलब कौन सा है जो एसी का यूज एसी से नहीं चलता है, तो सारे एसी से नहीं चलते, सब हमारे डीसी से चलते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा आपूर्ति स्रोत जो है ध्रुवता को अचर रूप में बदलता है। ध्रुवता को उनकी पोलरिटी, ध्रुवता का मतलब क्या होगा, पोलरिटी। ठीक है, तो ध्रुवता का मतलब क्या हो गया, पोलरिटी हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा आपूर्ति स्रोत, कौन सा आपूर्ति स्रोत है वो ध्रुवता को अचर रूप में बदलता है। कौन सा आपूर्ति स्रोत जो है वो ध्रुवता को अचर रूप में बदलता है, तो हमारा एसी आपूर्ति जो होती है। ठीक है, जो एसी करंट होती है वो हमारी पोलरिटी को क्या बोलता है, अचर रूप में बदलता है। अचर रूप में मतलब कि कोई भी इफेक्ट ना पड़ता हो। अचर रूप का मतलब क्या होता है, ध्रुवीयता का कोई भी इफेक्ट ना पड़ता हो। अब जैसे हमारी एसी घर में आती है, अब जैसे लाइट हमारे घर में आती है 230 वोल्ट की आएगी, तो 230 वोल्ट की ही आती रहती है। ठीक है, 230 वोल्ट की ही आती है। ठीक है, इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जो बैटरी होती है हमारी, बैटरी क्या होती है, जैसे चार्जिंग है, जब चार्जिंग बैटरी है तो जब तक चार्ज है तब तक तो उसकी पोलरिटी सी ठीक है, और जैसे डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है उसकी पोलरिटी क्या हो जाती है, कम होने लगती है। ठीक है, लेकिन एसी की हमारी अचर होती है। अचर का मतलब होता है जो बदले ना। ठीक है, जो बदले ना उसको बोलते हैं अचर रूप में बदलता है। अचर रूप में बदलता है मतलब जो उसका मतलब इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, जितने वोल्टेज का आ रहा है करंट उतने ही वोल्टेज की पोलरिटी रहती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कौन सा आपूर्ति स्रोत जो है ध्रुवता को अचर रूप में बदलता है। तो कौन सा आपूर्ति ध्रुवता को अचर रूप में बदलता है, तो एसी आपूर्ति जो होती है। ठीक है, जो एसी आपूर्ति होती है वो हमारी पोलरिटी को अचर रूप में बदलता है। किस रूप में बदलता है, अचर रूप में बदलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0.2 सॉरी मतलब 2 किलो हर्ट्ज आवृत्ति का आवर्तकाल बताना है। क्या बताना है, 2 किलो हर्ट्ज आवृत्ति का आवर्तकाल बताना है। तो फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल में रिलेशन क्या होता है, एफ बराबर होता है 1/टी। एफ बराबर क्या होता है, 1/टी होता है। तो एफ बराबर होता है 1/टी। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 1/एफ। टी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, टी बराबर हो जाएगा 1/एफ। जो आवर्तकाल बताना था, तो टी बराबर 1/एफ, 1/एफ। तो टी बराबर 1/2 किलो हर्ट्ज है, तो उसको क्या बोलते हैं, 1000। 2 × कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, ये 1/2 है, 1/2 को जब हल करोगे कितना आएगा, 0.5, और इसको जब ऊपर लेकर जाओगे क्या हो जाएगा, 10⁻⁻3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10⁻⁻3, यानी कि 10⁻⁻3 को अगर हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, मिली में बदल जाएगा, यानी कि 0.5 मिली सेकेंड। 0.5 क्या हो जाएगा, मिली सेकेंड हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। 10 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मिली सेकेंड, मिली से तो बहुत अच्छे से फ्रेंडली हो गए होंगे। ठीक है, कि मिली को किस हिसाब से कैसे क्या चेंज करते हैं, बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, अगर अभी समझ में अगर ना आया हो तो कमेंट बॉक्स कर देना, बता देंगे। ठीक, चलो 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धारतीय प्रतिघात। ठीक है, धारतीय प्रतिघात यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसकी बात कर रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात कर रहा है। धारतीय प्रतिघात मतलब कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात कर रहा है। कह रहा है कि धारतीय प्रतिघात का जो मान है वो किस प्रकार परिवर्तित होता है। ठीक है, धारतीय प्रतिघात का जो मान है, जो वैल्यू होती है, वो किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो धारतीय प्रतिघात यानी कि एक्सी की बात कर रहा है। तो एक्सी बराबर क्या होता है, 1/2πfc। क्या होता है, 1/2πfc। 1/2πfc होता है एक्सी बराबर। ठीक है, तो एक्सी बराबर होता है 1/2πfc। कह रहे धारतीय प्रतिघात जो है वो किसके, आवर्ती के अनुक्रमानुपाती होता है। आवर्ती के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी आवर्ती के अनुक्रमानुपाती तो नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इसके बाद बी ऑप्शन कह रहा है आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती। हाँ, तो ये सही है। देखो ये हमारा जो धारतीय प्रतिघात है वो आवर्ती के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, सी ऑप्शन कह रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट है। सी ऑप्शन कह रहा है आरोपित वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होता है। ये यहाँ इस फॉर्मूले में कहीं वोल्टेज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन भी वोल्टेज की बात करते तो वोल्टेज तो हमारा होता ही नहीं है, तो आवर्ती होती है। आवर्ती क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती है एक्सी के। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
12th नंबर क्वेश्चन में आता है 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फॉर्म फैक्टर का मान बताना है। तो फॉर्म फैक्टर तुमने कहा था रट लो, फॉर्म फैक्टर कितना होता है 1.11 होता है। ठीक है, फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, फॉर्म फैक्टर का मान हमारा 1.11 होता है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धारती प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। धारती प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, यानी एक्स सी की बात कर रहा है कि एक्स सी का जो हमारा मात्रक है वो क्या है। जो धारती प्रतिघात है इसका मात्रक क्या होता है। कहता है धारती प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, यानी एक्स सी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो धारती प्रतिघात एक तरह से क्या है, एक तरह से ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो सबके मात्रक एक्स सी हो, एक्सएल हो, ठीक है, इन सबके मात्रक क्या होते थे, ओम होते थे। क्या होते थे, ओम। क्योंकि ये एक तरह से रुकावट ही पैदा करते हैं। ये एसी में रुकावट पैदा करते हैं, जो रेजिस्टेंस होता था वो डीसी में रुकावट पैदा करता था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मात्रक भी हमारा क्या होगा, ओम हो जाएगा। तो धारती प्रतिघात का मात्रक पूछ रहा है, तो धारती प्रतिघात का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो 13 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एसी परिपथ में, यदि एसी परिपथ में यानी एसी सर्किट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एसी सर्किट की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है यदि एसी सर्किट में वोल्टेज तथा धारा का जो फेज अंतर है वो 90 डिग्री हो तो शक्ति पावर क्या होगी। ठीक है, यानी कि वोल्टेज और धारा के बीच क्या दे रहा है, फेज डिफरेंस दे रहा है। फेज डिफरेंस दे रहा है, वो कितना दे रहा है, 90 डिग्री का दे रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज और धारा के बीच जो फेज डिफरेंस है वोल्टेज वो कितना है, 90 डिग्री का है। तो हमें बतानी शक्ति कितनी होगी, यानी कि पावर हमें बतानी है कि पावर जो है शक्ति हमारी कितनी होगी। ठीक है, तो एसी में शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, एसी में जो शक्ति होती है, एसी में जो पावर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर होता है वी आई कॉस फाई। क्या होता है, पी बराबर वी आई कॉस फाई होता है। और कॉस 90 और फेज अंतर नहीं, फाई का मान दे रखा है 90। कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान वही होगा जो साइन 0 डिग्री का मान होगा। कॉस 90 डिग्री का मान वही होगा जो साइन 0 डिग्री का मान होगा। और साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, जीरो। साइन 0 डिग्री का मान जीरो होता है, इसका कॉस 0 का मान क्या होगा, जीरो। यानी वी आई इंटू जीरो, वी आई इंटू जीरो, यानी पावर भी क्या होगी, शून्य। पावर क्या होगी, मैं शून्य। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य। तो इसका एसी परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच अगर हमारा 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो उसकी शक्ति क्या होगी, हमारी शून्य होगी। उसकी शक्ति क्या होगी, हमारी शून्य हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एसी में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई कॉस फाई होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शुद्ध ज्या तरंग के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है। एवरेज मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एवरेज मान पूछ रहा है। और एक आरएमएस मान होता है। ठीक है, एक होता है एवरेज मान होता है, एक होता है आरएमएस मान। तो एवरेज मान क्या होता है, 0.637 होता है हमारा एवरेज मान। और आरएमएस मान क्या होता है, 0.737। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है आरएमएस मान होता है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है एवरेज मान, एवरेज मान पूछा है तो एवरेज मान कितना होगा। और इधर क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, एवरेज मान क्या होगा, 0.636 इंटू धारा का अधिकतम मान होता है। ठीक है, इन सब के बारे में तो पहले से थ्योरी में बता चुके हैं, इसमें तो हमें डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, औसत मान पूछ रहा है तो 0.636 इंटू अधिकतम मान, इंटू क्या हो जाएगा, अधिकतम मान हो जाएगा। ठीक है, तो वही होता है, जैसे मतलब वी एवरेज बराबर क्या होता है, 0.637 वी मैक्स, ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार से अगर वी की जगह आई होता तो आई एवरेज बराबर क्या होता, 0.0637 आई मैक्स हो जाता। क्या हो जाता, आई मैक्स हो जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन बैठे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि यानी कि आवर्तकाल बताना है, टाइम पीरियड बताना है। क्या बताना है, टाइम पीरियड बताना है, यानी कि आवर्तकाल बताना है। क्या बताना है हमको, आवर्तकाल बताना है कि आवर्तकाल क्या होता है। ठीक है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समयावधि क्या है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समयावधि क्या है, यानी कि आवर्तकाल क्या है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए आवर्तकाल बताना है। ठीक है, तो लगा दो टी बराबर क्या होता है, 1 में एफ। टी बराबर होता है 1 में एफ होता है। टी बराबर होता है 1 में एफ। एफ का मान क्या है, 50 हर्ट्ज, तो 1 में 50 लिख दिया। अब इसको हल कर लो। अब 50 को हल कर लोगे तो यहाँ हमें 5 का भाग दोगे एक, जैसे मान लो ये 50 लिख लो, 5 इंटू 10 लिख लो। जब 5 का भाग 1 में दो को कितना आ जाएगा, 0.2। 0.2 बटे में क्या आ जाएगा, 10। जब 10 का भाग दो को क्या हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.02, 0.02 क्या हो जाएगा, 0.02। ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा सेकेंड। अब हम ऑप्शन पे गए,
ऑप्शन पे गए तो हमारा क्या है मिली सेकंड। तो 1 सेकंड में मिली सेकंड कितने होंगे 1000, 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होंगे। तो 1000 का मल्टीप्लाई करा दोगे, जब 1000 के इसके साथ मल्टीप्लाई करा दोगे तो 2 जीरो से तो ये पॉइंट उठ के इधर आ जाएगा, नहीं इसके बाद 2 × 10 बचेगा, यानी कि हमारा क्या बचेगा 20 मिली सेकंड। क्या बचेगा 20 मिली सेकंड बचेगा। तो 20 मिली सेकंड कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एसी समांतर परिपथ में जो प्रवेशता है वाई का मात्रक क्या होता है। वाई का मात्रक क्या होता है, अब इसको तो बताने जोड़ता ही नहीं। ठीक है, वाई हमने सबके फॉर्मूले बताए थे कि वाई के फॉर्मूले बताए थे, उसके बताए थे। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रवेशता वाई का मात्रक क्या होता है, वाई का मात्रक हमको बताना है। देखो हमने इसमें बताया था वाई बराबर बताया था, वाई बराबर क्या होता है 1/z होता है। ठीक है, जी बराबर क्या होता है 1/r होता है, और बी बराबर क्या होता है 1/x होता है। ठीक है, तो वाई बराबर क्या था 1/z। वाई को क्या बोलते हैं, एडमिटेंस यानी प्रवेशता बोलते हैं, और जेड को क्या बोलते हैं, जेड को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, देखो वाई हमारा हो गया प्रवेशता, जेड हो गया इम्पीडेंस। जेड क्या होता है, इम्पीडेंस होता है। जेड को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इम्पीडेंस का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, यानी कि 1/, हो गया ओम, सबके लिए हो रहा है वो 1/, ओम। अब ये ओम जाएगा ऊपर, जब ओम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। ओम इनवर्स यानी ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, मोह भी बोला जाता है। तो इन सब के मात्रक, वाई का मात्रक, बी का मात्रक और जी का मात्रक, इन सब के मात्रक क्या होते हैं, मोह होते हैं। क्या होते हैं, मोह होते हैं। किस तरह से होते हैं समझ में आ गया ना। एक बार और समझ लो, दूसरे तरीके से समझ लो। जैसे जी बराबर है 1/r, तो आर का मात्रा क्या होता है, ओम, तो इसका मात्रा क्या होगा 1/ओम। जब ओम को ऊपर लेकर जाएंगे क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। तो ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, यानी कि ओम का उल्टा कर दो वैसे मोह, तो मोह को ऐसे डिनोट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, मोह बोलते हैं। तो इन तीनों के मात्रक हमारे वाई का, जी का और बी, इन तीनों के मात्रक क्या होते हैं, मोह होते हैं। तो 17 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 100 हर्ट्ज पर 2 हेनरी वाले चोक कॉइल का रिएक्टेंस क्या होगा। 100 हर्ट्ज पर 2 हेनरी वाले कॉइल का रिएक्टेंस हमको बताना है कि 100 हर्ट्ज पर 2 हेनरी वाले चोक का कॉइल का रिएक्टेंस क्या होगा। तो एल है, एल का रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सएल बराबर होता है 2πfl। एक्सएल बराबर क्या होता है, 2πfl होता है। ठीक है, तो एक्सएल बराबर हमारा होता है 2πfl। क्या होता है, 2πfl होता है एक्सएल बराबर। वैल्यू रख लो। ठीक है, वैल्यू रख लो, क्या हो जाएगा 2 × 22/7। ठीक है, इंटू एफ़ का मान कितना है, एफ़ का मान हमारा है 100 हर्ट्स, इंटू क्या हो जाएगा एल का मान कितना है 2। अब देखो यहाँ पे देखो, अब देखो हमने कहा था पाई का मान जो है अपने अनुसार रखना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ 22/7 लिखा है, इसका मतलब कट पिट तो नहीं रहा है। अगर इसके जगह पे 3.14 लिख लें, 3.14 लिख लें, क्योंकि पाई का मान 3.14 भी होता है, और ये 100 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 314 हो जाएगा। ठीक है, तो पाई की जगह पे क्या रख लो, 314 रख लो। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा 2 × 314, 100 का मल्टीप्लाई करके लिखना है, इंटू 2। जब इसको गुणा कराओगे तीनों को आपस में कितना आएगा 1256, और रिएक्टेंस का मात्रा क्या हो जाएगा एक्सल, यानी कि इसका मात्रा हो जाएगा ओम। तो 1256 ओम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पिकोफैरेड मान प्रत्येक के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। ठीक है, 4 पिकोफैरेड मान प्रत्येक के 2 संधारित्र जो हमारे श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। किस क्रम में संयोजित किए गए, श्रेणी क्रम में हमारे संयोजित किए गए हैं। ठीक है, तो उनकी कुल धारिता बतानी है। अब हमारे कैपेसिटर है, कैपेसिटर किस में लगे, श्रेणी में लगे। तो कैपेसिटर है हमारे किस में लगे, सीरीज में लगे। तो RL और PC यानी जो फॉर्मूले पावर के होंगे और वही हमारे क्या होंगे, सी के होंगे। हमारे किस में लगे, श्रेणी में लगे, इसका मतलब हमें पैरेलल वाले फॉर्मूले लगाने कुल मिलाकर रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो वो भी कितने, 4 पिकोफैराड के मान के कितने, 2। तो 4/2 यानी कि कितना होगा 2 पिकोफैराड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 पिकोफैराड। तो उसका 19 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 19 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब शुद्ध धारती परिपथ में, किसकी बात कर रहा है, शुद्ध धारती परिपथ की बात कर रहा है, यानी प्योर कैपेसिटर। किसकी बात कर रहा है, प्योर। ठीक है, कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर बोल रहा है। ठीक है, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटर और रेजिस्टिव लोड। ठीक है, तो प्योर की बात कर रहा है, प्योर की बात कर रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री से। क्या है कैपेसिटर, कैपेसिटर है तो क्या करेगा, लीडिंग करेगा। कैपेसिटर है तो क्या करेगा, लीडिंग करेगा। लीडिंग का मतलब होता है अग्रगामी, लीडिंग का मतलब क्या होता है, अग्रगामी। तो लीडिंग का मतलब होता है अग्रगामी, इसका मतलब इसमें लिखा है पश्चगामी, इसमें भी लिखा है पश्चगामी। तो ए ऑप्शन तो पहले गलत हो गया, बिना पढ़े ही ए ऑप्शन और सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब देखो
अब हमारा बचा है बी ऑप्शन और डी ऑप्शन बचा है, ठीक है। अब बी ऑप्शन और डी ऑप्शन बचा है। अब देखो बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है कि जो धारा है वोल्टेज से चतुर्थांश चक्र से अग्रगामी होती है, ठीक है। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज है वो अर्ध चक्र से धारा से अग्रगामी है। तो वोल्टेज कहाँ आगे होता है, वोल्टेज तो आगे होता ही नहीं है, सारा काम होता है धारा। तो धारा से ही हम लोग को, धारा हमारी आगे होती है उसको बोलते हैं लीडिंग, और धारा अगर पीछे होती है उसको बोलते हैं लैगिंग। तो हमारा काम होता है धारा से, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या होगा, धारा वोल्टेज से चतुर्थांश क्या होती है, अग्रगामी होती है। कि धारा से कंपेयर कराते हैं, ठीक है। लैगिंग और लीडिंग का संपर्क कितना होता है, धारा से। अगर धारा हमारी आगे है तो उसका मतलब लीडिंग है, धारा अगर पीछे है तो हमारी क्या होती है, लैगिंग होती है, ठीक है। चलो 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धारिता से प्रवाहित नहीं होती है, धारिता से प्रवाहित नहीं होती। कौन धारिता से प्रवाहित नहीं होता है, तो फॉर्मूला लिख लो। सी बराबर क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में डी। क्या होता है, सी बराबर होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी होता है। तो कौन प्रभावित नहीं होता है, प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट के क्षेत्रफल से प्रभावित होता है। प्लेटों के बीच की दूरी, उससे भी प्रभावित होता है। परावैद्युतांक पदार्थ यानी कि एप्सिलॉन नॉट से भी प्रभावित होता है। जिसमें कहीं आवर्ती है, इस मामले में कहीं आवर्ती नहीं है, इसका मतलब आवर्ती से हमारा प्रभावित नहीं होता है। किससे प्रभावित नहीं होता है, आवर्ती से प्रभावित नहीं होता है। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 21 का क्या हो जाएगा, डी। 21 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन बैठे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसी परिपथ में धारती प्रतिघात को ज्ञात करने का सूत्र है। एसी परिपथ में धारती प्रतिघात को ज्ञात करने का क्या सूत्र है, एसी परिपथ में, ठीक है। एसी परिपथ में धारती प्रतिघात को ज्ञात करने का क्या सूत्र है, एक्सी का फॉर्मूला पूछ रहा है। किसका फॉर्मूला पूछ रहा है, एक्सी का। तो एक्सी बराबर क्या होता है, 1/2πfc। एक्सी बराबर क्या होता है, 1/2πfc। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ की कुल धारिता बतानी है, कुल धारिता बतानी है, ठीक है। कुल धारिता क्या होगी मैं ये बताना है, ठीक है। ये तीनों किस में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। ये दोनों भी किस में लगे हैं, सीरीज में। तो इन दोनों को पहले सीरीज वाला फॉर्मूला लगा के हल कर ले। कैपेसिटर में सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि जो हमारा रजिस्टेंस में पैरेलल का फॉर्मूला होता है वो कैपेसिटर में सीरीज का फॉर्मूला होता है, यानी कि 1/, करके फॉर्मूला होगा। ये तीनों हमारे लगे हैं, कैपेसिटर किस में लगे हैं, सीरीज में लगे, तो इसका क्या होगा, 30/3 हो जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा, 10, ठीक है। 10 माइक्रोफैरड का आ जाएगा। यानी इसको जब हमने हल किया, जब इनको हल किया तो हमारा क्या आएगा, 10 माइक्रोफैरड आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से स्क्रॉल करेंगे तो क्या जाएगा, 20/2, यानी कि इसका भी कितना आएगा, 10 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अब ये दोनों हमारे कैसे लगे हैं, इस तरह से। अब ये दोनों हमारे लगे हैं पैरेलल में, इस तरह से पैरेलल में लगे। जब इसको हल करेंगे 10-10 माइक्रोफैरड का लगे पैरेलल में, पैरेलल में लगे तो क्या हो जाता है, डायरेक्ट जुड़ जाता है, यानी कि 20 ओम, यानी कि 20 माइक्रोफैरड। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 माइक्रोफैरड का हो जाएगा। देखो बिना पेन उठा के केवल मौखिक हल हो गया, ठीक है, बिना पेन उठा के, ठीक है। देखो बहुत तेज़ी से शायद मैं वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है, तो देख लेना अपने हिसाब से। बाकी तो कोई चीज़ मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें थ्योरी पढ़ा चुके हैं, तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं हो रही ज़्यादा क्वेश्चन कराने में, बहुत तेज़ी से क्वेश्चन हो भी सकते हैं, ठीक है। चलो 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला टू डायरेक्ट रट्टा मार चुके हैं। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, ठीक है। एक पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, R/Z, ठीक है। एक क्या होता है, R/Z होता है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, R/Z भी होता है पावर फैक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो पावर फैक्टर cos फाइव, पावर फैक्टर cos फाइव बराबर क्या होता है, एक तो होता है वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, एक होता है हमारा R/Z होता है, एक क्या होता है KW/KVA होता है, एक क्या होता है KW/KVA होता है, और एक होता है G/Y होता है, एक क्या होता है G/Y। इतने होते हैं पावर फैक्टर के फॉर्मूले होते हैं हमारे, ठीक है। इतने सारे किसके फॉर्मूले होते हैं, हमारे पावर फैक्टर के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। चलो अब 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पावर फैक्टर का सूत्र क्या है। एक प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एसी धारा की बात कर रहा है। एसी परिपथ में जो पावर फैक्टर का फॉर्मूला, बिल्कुल ऊपरी वाला क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। अभी देखो R/Z किसका बन जाएगा, R/Z, जिस cos फाइव बराबर क्या बन जाएगा, R/Z, तो अभी पढ़ा है हमने, ठीक है, R/Z होता है। इसके बाद क्या होता है, एक्चुअल पावर बटे एप्रिएंट पावर, एक्चुअल पावर बटे एक्चुअल का मतलब हो गया एक तरह से एक्टिव पावर, ठीक है।
एक्चुअल का मतलब क्या हो गया, एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर बटे एपरेंट, एपरेंट क्या होता है, आभासी पावर, ठीक है। तो ये भी हमारा फॉर्मूला होता है। इसके बाद cos फाइव बराबर क्या होता है, आर अपॉन में जेड होता है, आर अपॉन में जेड होता है। ये जेड का फॉर्मूला यहाँ पे खोल दिया है, ठीक है। जो सी ऑप्शन है ये जेड का केवल फॉर्मूला खोल दिया। जेड बराबर क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस का एक्सएल माइनस का एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं सी ऑप्शन देख के। जो ए ऑप्शन है और सी ऑप्शन दोनों सेम ही लिखे हैं, आर बाई जेड ये भी लिखा, बस यहाँ पे जेड का क्या नीचे फॉर्मूला खोल दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन बैठे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक प्रतिरोधक में एसी प्रवाहित की जाती है तो कौन सी वैद्युतिक शक्ति ऊष्मा में परिवर्तित होती है, कौन सी वैद्युतिक शक्ति ऊष्मा में परिवर्तित होती है, ठीक है। अब देखो जैसे हम लोग डीसी वायर में अगर करंट को फॉलो करवाते थे तो हमारी जो थी वो ऊर्जा किस में बदलती, हीट के रूप में बदलती थी, यानी ऊष्मा के रूप में बदलती थी। ऊर्जा हमारी किस रूप में बदलती थी, ऊर्जा हमारी ऊष्मा के रूप में बदलती थी। अब यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे कह रहा है कि एक प्रतिरोधक में एसी प्रोवाइड की जाती है, क्या प्रोवाइड की जा रही है, एसी प्रोवाइड की जा रही है। तो एसी प्रोवाइड की जा रही है तो कौन सी वैद्युतिक शक्ति ऊष्मा में परिवर्तित होती है, कौन सी वैद्युतिक शक्ति है जो हमारी ऊष्मा में बदलेगी। तो वास्तविक शक्ति जो होती है हमारी ऊष्मा के रूप में बदलती है, याद रखना। यानी जो ट्रू पावर होती है वही हमारी किस में बदलती है, जो ट्रू पावर होती है वही हमारी हीट के रूप में बदलती है, ठीक है। एसी में जो ट्रू पावर होती है वो हमारी हीट के रूप में बदलती है, ठीक है। एसी में जो ट्रू पावर होती है वो हमारी किस रूप में बदलती है, हीट के रूप में बदलती है। एसी में जो ट्रू पावर होती है वो हमारी किस रूप में बदलती है, हीट के रूप में बदलती है, ठीक है। एसी में जो ट्रू पावर होती है वो किस में बदलती है, हीट के रूप में बदलती है। 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है सभी वैद्युतिक उपकरण एसी जो होते हैं, सभी वैद्युतिक उपकरण जो एसी होते हैं वो किस पे काम करते हैं। तो याद रखना जो एसी उपकरण होते हैं, ठीक है, जो हमारे एसी उपकरण होते हैं वो हमारे किस पे काम करते हैं, आरएमएस मान पे काम करते हैं। याद रखना जितने भी एसी के हमारे इक्विवेलेंट होते हैं, जितने भी एसी के हमारे सामान होंगे, ठीक है, जितने भी यंत्र होंगे, जितने भी औजार होंगे एसी के, ठीक है, जो नापने तोलने का काम करते हैं, तो वो सब किस मान को दर्शाते हैं, वो आरएमएस वैल्यू को दर्शाते हैं। किस मान को दर्शाते हैं, हमेशा आरएमएस वैल्यू को ही दर्शाते हैं, ठीक है। तो याद रखना जितने भी एसी के यंत्र होते हैं, जितने भी एसी के हमारे यंत्र यानी इक्विपमेंट जितने भी एसी के होते हैं वो हमारे किस वैल्यू को दर्शाते हैं, वो हमारे आरएमएस वैल्यू को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, आरएमएस वैल्यू को दर्शाते हैं, ठीक है। तो जितने भी एसी उपकरण होते हैं वो हमारे आरएमएस मान को दर्शाते हैं, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा आधे चक्र के लिए धारा का मान क्या होगा, आधे चक्र के लिए धारा का मान क्या होगा। आधा चक्र मतलब इस तरह से मान लो है आधा चक्र, इसको बोलते हैं आधा चक्र, ठीक है। पूरा चक्र ऐसे हो जाएगा, ये पूरा चक्र हो जाएगा। तो आधा चक्र हमारा क्या है, इस तरह से हमारा ये आधा चक्र है। तो कह रहा है कि आधे चक्र के लिए जो धारा का मान है वो क्या होगा। तो वो भी कौन सा मान पूछ रहा है, धारा का मान दे रखा है कि आधे चक्र की धारा का मान ये है। कह रहा है उसका औसत मान क्या होगा। तो औसत मान पूछ रहा है, मतलब जीरो को इंक्लूड करेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू है। औसत मान क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ठीक है, कितने अंक है, मतलब इस तरह से होता है। सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं कितनी संख्या है, ये होता है औसत मान। सभी संख्याओं का योग बटे कितनी संख्या है, ये होता है औसत मान, ठीक है। तो देखो कितनी कितनी संख्याएं हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी संख्या है, 11 संख्या है। तो सभी को जोड़ लो, 11 का भाग दे दो। तो सभी को ऐड कर लो और कितने का भाग दे दो, 11 का भाग दे दो, तो हमारा क्या मिल जाएगा, औसत मान मिल जाएगा। ये हमारा क्या मिल जाएगा, औसत मान मिल जाएगा। इसको कर लोगे, कोई कठिन नहीं है। चलो 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन डीसी परिपथ के लिए सही है। अब डीसी परिपथ के लिए क्या सही है, देखिए डब्ल्यू को पावर से डिनोट किया, डब्ल्यू को किस में डिनोट किया, पावर से डिनोट किया। डब्ल्यू क्या हमारी पावर है, डब्ल्यू क्या है हमारी पावर है, डब्ल्यू को पावर से डिनोट किया। तो हमारा कौन सा परिपथ है, डीसी। और डीसी में क्यों लिखी फॉर्मूला होता है पावर पी बराबर क्या होता है, वी आई होता है। क्योंकि पावर डीसी में हमारा कोई भी साइन थीटा कॉस थीटा ये सब कुछ नहीं होता है। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, वी आई हो जाएगा। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, वी आई हो जाएगा, ठीक है। चलो अब तो 13 नंबर क्वेश्चन में 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा प्रतिघाती शक्ति की इकाई क्या है, प्रतिघाती शक्ति की इकाई क्या है, प्रतिघाती शक्ति की इकाई क्या है, प्रतिघाती शक्ति, ठीक है। तो प्रतिघाती शक्ति मतलब रिएक्टिव पावर पूछ रहा है, किसकी बात कर रहा है, रिएक्टिव पावर की बात कर रहा है। तो रिएक्टिव पावर का जो मात्रक होता है तो कितना आ रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है वो त्रिभुज, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर का मात्रक होता है केवीआर, ठीक है। यानी प्रतिघाती शक्ति, तो कोई हिंदी नाम याद रखो, हिंदी नाम और खासकर इंग्लिश नाम तो खासकर बहुत ज़्यादा ही याद रखना है। क्यों इंग्लिश नाम याद रखना है, क्योंकि जो इंग्लिश मान होता है वो हमारा क्या होता है, पेपर में बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो प्रतिघाती शक्ति का मात्रक क्या होता है, केवीआर होता है, ठीक है। क्या होता है, केवीआर होता है प्रतिघाती शक्ति का मात्रक, ठीक है। अब देखो कुछ एक पॉइंट उसमें अपडेट कर लेना, अपनी कॉपी में भी अपडेट कर लेना, ठीक है। कभी क्या होता है, केवीआर की जगह ये किलो हट जाता है, आगे का किलो हट जाता है, ठीक है। आगे का जो के है
ये किलो मान लो हटा दिया, तो किलो हटा दिया तो कभी कभी इसके मतलब ये भी होता है VAR भी होता है कि ठीक है, किलो का KVA से K हटा दिया और KW से K हटा दिया, तो इसके मतलब ये भी होते हैं, किलो हटा दिया हमने बस आगे का। ठीक है, तो ये बात याद रखना, कोई खास पॉइंट नहीं है वैसे। ठीक है, तो वही जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, मान लो किलो हटा दिया तब भी उसके मात्रक वही, जैसे किलो ओम है तो ओम है, जैसे रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम, किलो ओम भी किसका मात्रक होता है, रेजिस्टेंस की मात्रक होगा। वही चीज़ यहाँ पे भी है, के को हटा दिया, बाकी सारे मात्रक वही है, मतलब के को हटा दिया तो VAR प्रतिघाती शक्ति का, आवासीय शक्ति का VA बन गया, वास्तविक शक्ति का W भी होता है। ठीक है, इस तरह से। अब वही ये जो रेजिस्टेंस मान लो है, जैसे उसका मात्रक ओम होता है, तो कहीं लिखा है 5 ओम और कहीं लिखा 5 किलो ओम, तो मात्रक तो रेजिस्टेंस ही हुए ना दोनों। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन में कह रहा है, देखो ये अभी हमने पढ़ाया था 2 फेज सिस्टम और 3 फेज सिस्टम। 2 फेज में फेज अंतर कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, और 3 फेज में कितने का होता है, 120 डिग्री होता है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेगा 2 फेज सिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है। 2 फेज सिस्टम में ये जो 90 डिग्री निकालने का फॉर्मूला, फेज डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है। ठीक है, तो 2 फेज में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 180 बटे फेज की संख्या, 180 बटे फेजों की संख्या होती है। ठीक है, और 3 फेज का फॉर्मूला क्या होता है, 360 बटे फेजों की संख्या, 360 बटे फेजों की संख्या। लिख लो यहाँ पे कितना है 2 फेज, 180 बटे 2, 180 बटे 2 यानी 90 डिग्री आ जाएगा। 3 फेज के लिए 180, 360 बटे फेजों की संख्या कितनी, 3, तो बटे में 3 लिख लो, कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है 2 फेज, क्या पूछ रहा है 2 फेज, 2 फेज प्रणाली में वाइंडिंग में विद्युत विस्थापन कितना होता है, यानी फेज डिफरेंस कितने का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर 3 फेज पूछता है तो कितने का होता है, 120 डिग्री का होता है। 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सिंगल फेज संचारण की तुलना में 3 फेज संचारण की दक्षता क्या होती है। ये तो बता चुके हैं तुमको, पूरा डिफरेंस बताया था। सिंगल फेज मतलब कि किसकी दक्षता किसकी ज़्यादा होती है, 3 फेज की दक्षता हमारी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो कह रहा है कि सिंगल फेज संचारण की तुलना में 3 फेज संचारण की दक्षता कितनी होती है, अधिक होती है। तो 3 फेज की दक्षता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, चलो 33 नंबर क्वेश्चन पहले। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी वोल्टेज क्या बोल रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि वी वोल्टेज, ठीक है, वी वोल्टेज सप्लाई पर 3 शाखाएं समांतर में जुड़ी हैं। वी वोल्टेज सप्लाई पर 3 शाखाएं समांतर में जुड़ी हैं, कौन सा परिणाम समान होगा। तो वी वोल्टेज सप्लाई पर 3 शाखाएं समांतर में जुड़ी, तो कौन सा परिणाम सही होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 3 शाखाएं यानी कि 3 फेज, कौन सी शाखाएं जुड़ी, 3 शाखाएं जुड़ी, मतलब 3 फेज जुड़ी हैं। कौन सी जुड़ी है, 3 फेज हमारा जुड़ी। ठीक है, तो 3 फेज हमारा जुड़ा हुआ है, तो प्रत्येक शाखा में धारा, ठीक है, तो कौन सा परिणाम समान होगा, प्रत्येक शाखा में धारा समान होगी। ठीक है, प्रत्येक शाखा में शक्ति गुणांक समान होगा, प्रत्येक शाखा में फेज अंतर की, प्रत्येक शाखा में वोल्ट। तो किस में जुड़ा है हमारा जुड़ा है समांतर में। किस में जुड़ा है, समांतर में। पैरेलल में कैसा होता है, पैरेलल हमारी जो पैरेलल में होता है हमारा वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, और धारा क्या होती है, समान नहीं होती है, सेम नहीं होता। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज हमारा सेम होता है। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज हमारी सेम होती है। तो वोल्टेज किस में सेम आ रही है, डी ऑप्शन। ये प्रत्येक शाखा में वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक शाखा में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि समांतर में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में जो होती है धारा सेम होती है। तो ये कॉन्सेप्ट कितनी बार टकरा रहा है, मतलब हर चैप्टर में कहीं ना कोई क्वेश्चन दिख ही जाता है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो 33 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है वी वोल्टेज सप्लाई पर 3 शाखाएं समांतर में जुड़ी है, तो कौन सा परिणाम समान होगा, तो समांतर में जुड़ी है, तो इसलिए हमारा प्रत्येक शाखा में क्या होगी, वोल्टेज हमारा क्या होगा, समान होगा। प्रत्येक शाखा में वोल्टेज जो हमारी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक एसी परिपथ में अनुनाद रेजोनेंस की कंडीशन में, रेजोनेंस की कंडीशन में जो है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। ठीक है, तो रेजोनेंस कंडीशन जो होती है, रेजोनेंस कर्व जो होता है, ठीक है, वो किसके किसके बीच खींचा जाता है। ठीक है, तो याद रखना जो रेजोनेंस कर्व होता है, कर्व जो होता है, रेजोनेंस कर्व जो होता है वो फ्रीक्वेंसी और इम्पीडेंस के बीच में खींचा जाता है। ठीक है, रेजोनेंस कर्व जो होता है फ्रीक्वेंसी और इम्पीडेंस के बीच में खींचा जाता है। ठीक है, तो रेजोनेंस, ठीक है, तो कह रहा है एक एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद वक्र यानी रेजोनेंस कर्व जो होता है वो किसके किसके बीच खींचा जाता है। तो जो रेजोनेंस कर्व होता है वो हमारा फ्रीक्वेंसी और इम्पीडेंस के बीच में खींचा जाता है। किसके किसके बीच में खींचा जाता है, फ्रीक्वेंसी और इम्पीडेंस के बीच में हमारा रेजोनेंस कर्व हमारा खींचा जाता है। ठीक है, चलो 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आरएलसी श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध में वोल्टता पाथ प्रदाय वोल्टता का तुल्य होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक आरएलसी श्रेणी परिपथ में, कौन सी परिपथ में, आरएलसी श्रेणी परिपथ में, ठीक है, एक आरएलसी श्रेणी परिपथ में
एक आरसी श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध में वोल्टता पाथ प्रदाय वोल्टता के तुल्य होता है जब जब यानी कि जो चलो हम लोग अब 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि वोल्टता पाथ मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप। कह रहा है वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। कह रहा कि किसी एक आरएलसी श्रेणी परिपथ प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो प्रदाय वोल्टता, प्रदाय मतलब होता है सप्लाई वोल्टेज, प्रदाय वोल्टता मतलब होता है सप्लाई वोल्टेज के तुल्य मतलब क्या होता है। तो हमने पढ़ा था रेजोनेंस की कंडीशन, रेजोनेंस की कंडीशन की बात कर रहा है, एक्सएल बराबर एक्सी की बात कर रहा है। तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, आर बराबर जेड होता है, आर बराबर जेड होता है। रजिस्टिव जो रेजिस्टेंस होता है वो इम्पीडेंस के बराबर हो जाता है, किसमें, रेजोनेंस की कंडीशन में। तो वही कह रहा है कि जो वोल्टता प्राप्त यानी वोल्टता प्राप्त यानी कि वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, वो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाता है, यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या बराबर नहीं, आर बराबर जेड है। तो ये कंडीशन कब आती है, जब हमारी रेजोनेंस की कंडीशन बनती है। तो रेजोनेंस की कंडीशन यानी कि एक्सएल बराबर एक्सी की जब कंडीशन बनती है तब हमारा ये चीज़ आती है, ठीक है। चलो 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 20 ओम का प्रतिरोध जो है उस एक 20 ओम का प्रतिरोध यानी कि आर का मान दे रखा है, 60 ओम का पीरियड की प्रतिघात, 60 ओम का पीरियड की प्रतिघात यानी कि एल का मान दे रखा है, ठीक है। 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रदाय के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, किसमें लगा, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो पीरियड की प्रतिघात में धारा बताना है, पीरियड की प्रतिघात में धारा बताना है कि पेड़ की प्रतिकार मतलब कि इंडक्टर में हमारी धारा बतानी, किसमें धारा बतानी, इंडक्टर में धारा बतानी हमारी, इंडक्टर में धारा क्या होगी, ठीक है। तो इंडक्टर में धारा बताने की, इंडक्टर में धारा हमारी क्या होगी, ठीक है। तो इंडक्टर में धारा अब देखो इसमें क्या कितना कन्फ्यूजन कर लेगा, हम जेड की वैल्यू नहीं निकालेंगे, इसमें हम जेड की वैल्यू निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें बताना है पेड़ की प्रतिघात निकालना है। क्या है, पेड़ की प्रतिघात निकालना है। तो पेड़ की प्रतिघात मतलब कि एक्सल, एक्सल से रिलेटेड है, पेड़ की प्रतिघात यानी कि एक्सल से इसमें धारा बतानी है। तो इसका फॉर्मूला क्या, तो वी बराबर आई आर, वी बराबर आई, तो आई इंटू क्या हो जाएगा, एक्सल, क्या हो जाएगा, वी बराबर हो जाएगा आई इंटू एक्सल। धारा आई बराबर क्या हो जाएगा, धारा आई बराबर हो जाएगा वी अपॉन में एक्सल हो जाएगा, वी अपॉन में एक्सल हो जाएगा। तो वी का मतलब क्या है, देखो इसलिए कहते हैं जो चीज़ पूछ रहे हैं पहले उस पर जाओ। तो हमसे पूछ रहे तो पेड़ की प्रतिघात, पेड़ की प्रतिघात यानी पेड़ की प्रतिघात यानी कि इंडक्टर से रिलेटेड है, इंडक्टर से। तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्सल। तो वी बराबर क्या बन जाएगा फॉर्मूला हमारा, आई इंटू एक्सल। तो आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन में एक्सल, वी का मान कितना है 120 वोल्ट, वी का मान कितना है 120 वोल्ट, और एक्सल, एक्सल मतलब कि इंडक्टर का मान कितना है, पेड़ की प्रतिघात देखो दे रखा है। तो क्या हो जाएगा 120 बटे में 60 यानी कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, कितना हो जाएगा 2 एम्पियर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एम्पियर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को गलत भी हो जाता है बहुत जगह। देखो पेड़ की प्रतिघात दे रखा है, क्या बोल रहा है, पेड़ की प्रतिघात। अगर कभी यहाँ इंडक्टर देता तो क्या बोलता है, इंडक्टर में बोलता 60, ठीक है, हेनरी का है, 60 हेनरी का इंडक्टर है। तब हमें यहाँ पे एक्सल का मान निकालना पड़ता है, ठीक है, 1/2 पाई एफ एल करके एक्सल का मान निकालना पड़ता है, जैसे पीछे क्वेश्चन में हमने निकाले हैं, ठीक है। तो पहले एक्सल का मान निकालना पड़ता है, उसके बाद हम हल करते। लेकिन हमारा पहले से इसने क्या एक्सल का मान दे रखा है, पेड़ की प्रतिघात को यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखा है, यानी एक्सल का मान पहले से ही हमारा दे रखा है 60 ओम, ठीक है। ये हमारा आर का मान दे रखा, तो आर से रिलेटेड है नहीं, मैं बता रहा था पेड़ की प्रतिघात में धारा बतानी थी। तो फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना, पेड़ की प्रतिघात दे रखा है 60 ओम, अगर पेड़ का मान एल का मान दे रखा होता तो 60 हेनरी लिखा होता, क्या लिखा होता, 60 हेनरी लिखा होता, ठीक है। चलो 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यवहारिक रूप में कोई भी कुंडली नहीं होती है। कह रहा है व्यवहारिक रूप में कोई भी कुंडली नहीं होती है, क्या नहीं होती है, शुद्ध प्रतिरोधी नहीं होती है। किसकी बात कर रहा है वो, कुंडली की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कुंडली की। तरह व्यवहारिक रूप में कोई भी कुंडली नहीं होती है। तो कोई भी कुंडली क्या नहीं होती, शुद्ध नहीं होती है। कुंडली की बात कर रहा है तो कुंडली से रिलेटेड होगा। तो कोई भी हमारी कोई भी चीज़ प्योर नहीं होती है, दुनिया में कोई भी चीज़ हमारी प्योर नहीं होती है, ठीक है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ हमारी प्योर नहीं होती। कह रहा व्यवहारिक रूप में कोई भी कुंडली नहीं होती, कोई भी कुंडली क्या नहीं होती, शुद्ध पेड़ की नहीं होती है, ठीक है। क्या नहीं होती है, शुद्ध पेड़ की नहीं होती है, ठीक है। प्योर इंडक्टिव नहीं होती है, क्या नहीं होती, प्योर इंडक्टिव नहीं होती है, ठीक है। तो तो व्यवहारिक रूप में कोई भी कुंडली क्या नहीं होती है, व्यवहारिक रूप में कोई भी कुंडली हमारी शुद्ध पेड़ की नहीं होती है, ठीक है। शुद्ध प्रतिरोधी मतलब प्रतिरोध से रिलेटेड है, शुद्ध धारती मतलब कैपेसिटर से रिलेटेड, और शुद्ध चालक मतलब चालक से रिलेटेड है। हमारी बात किसकी कर रहा है, कुंडली की बात कर रहा है, ठीक है। तो व्यवहारिक रूप में कोई भी कुंडली नहीं होती, क्या नहीं होती, शुद्ध पेड़ की नहीं होती। व्यवहारिक रूप में कोई भी कुंडली हमारी जो है शुद्ध पेड़ की नहीं होती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
30 नंबर कह रहा है AC परिपथ में R बाई जेड क्या दर्शाता है, तो रटा हुआ AC परिपथ में पावर फैक्टर दिखाता है, यानी cos फाई के मान दिखाता है R बाई जेड। तो R बाई जेड किस मान को दर्शाता है, R बाई जेड हमारा पावर फैक्टर के मान को दर्शाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बटे 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या प्रतिघाती शक्ति की गणना किस सूत्र करते हैं। प्रतिघाती शक्ति की गणना जो है किस सूत्र से की जाती है। ठीक है, याद रखना प्रतिघाती शक्ति की जो गणना है हमारा KVA साइन फाई से की जाती है। क्या होता है, KVA साइन थीटा, कभी कभी थीटा भी लिखा जाता है, फाई भी लिखा जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, थीटा लिखा हो चाहे फाई लिखा हो, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो रिएक्टिव पावर। ठीक है, प्रतिघाती शक्ति मतलब रिएक्टिव पावर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वो रिएक्टिव पावर की बात कर रहा है। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर जो होता है, रिएक्टिव पावर जो होता है हमारा किससे डिनोट किया जाता है, रिएक्टिव पावर जो होता है हमारा KVR से डिनोट किया जाता है। किससे, KVR से, जो रिएक्टिव पावर होता है हमारा KVR से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखो कह रहे प्रतिघाती शक्ति P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है VI। ठीक है, कॉस फाई होता है AC सर्किट के लिए, लेकिन यहाँ पे बोला प्रतिघाती शक्ति, तो प्रतिघाती शक्ति का फॉर्मूला होता है KVA साइन फाई। ठीक है, KVA से K भी हटा सकते हैं हम लोग, बताया था, तो VA साइन फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VA साइन फाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूले दे रखे हैं, तीनों फॉर्मूले रट लेना, बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं समझो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा इससे। ठीक है, तो कह रहा प्रतिघाती शक्ति ने रिएक्टिव पावर बताना, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KVA साइन फाई हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा KVA कॉस फाई हो जाएगा। ठीक है, और आभासी शक्ति का फॉर्मूला हो जाएगा KVA हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, KVA हो जाएगा या फिर VI। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमारे हैं इस तरह से, इसको देख लेना, नोट कर लेना। ठीक है, अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, RC परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। RC परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, देखो हमने इसका पावर फैक्टर याद करने का तरीका बताया था, RLC। ठीक है, तो सबसे पहले कभी कभी पूछता है कि RL का पावर फैक्टर क्या होता है, उसके बाद क्या पूछ लेता है, RC का पावर फैक्टर पूछ लेता है, इसके बाद हमारा RLC का पावर फैक्टर पूछ लेता है। ठीक है, तो RL का क्या होता है, लैगिंग। ठीक है, वही इसको मतलब कि इसको मतलब कि एक तरह से जैसे हमने लाइन से याद कराया है, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, उसी प्रकार से RLC कर लो। सबसे पहले R को L के साथ ले लो, उसके बाद R को C के साथ ले लो, उसके बाद RLC तीनों एक साथ ले लो। ठीक है, तो RL में कौन सा पावर फैक्टर हो जाएगा, RL में हो जाएगा लैगिंग पावर फैक्टर। कौन सा हो जाएगा, लैगिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। RC में हमारा लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। RLC में देखेंगे कौन सा ज़्यादा है, अगर XL ज़्यादा है तो हमारा लैगिंग पावर फैक्टर, अगर XC ज़्यादा है तो हमारा लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, RLC को हम इकाई पावर फैक्टर मानते हैं, यानी कि यूनिट मानते हैं। क्या मानते हैं, यूनिट पावर फैक्टर मानते हैं। ठीक है, तो RLC याद हो गया, RL में लैगिंग पावर फैक्टर, RC में लीडिंग। ठीक है, और RLC में क्या होता है, यूनिट होता है, या फिर यूनिटी पावर फैक्टर होती है, इकाई पावर फैक्टर होता है, या फिर XL और XC हम लोग पता करते हैं। अगर XL का मान ज़्यादा है तो हमारा मतलब कि लैगिंग पावर फैक्टर होगा, अगर XC का मान ज़्यादा है तो हमारा लीडिंग पावर फैक्टर होगा। ठीक है, चलो, तो RC पर यानी कि RLC, तो RC की बात करें तो RC यानी कि कौन सा पावर फैक्टर होगा, लीडिंग पावर फैक्टर होता है। लीडिंग मतलब कि अग्रगामी, तो कौन सा पावर फैक्टर हो जाएगा, अग्रगामी पावर फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलो 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कह रहे हैं शुद्ध प्रतिरोधी लोड के लिए शक्ति गुणांक क्या है। शुद्ध प्रतिरोधी लोड के लिए शक्ति गुणांक, तो शुद्ध प्रतिरोध है, तो शुद्ध प्रतिरोध के लिए क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है। शुद्ध प्रतिरोध के लिए हमारा कौन सा पावर फैक्टर होता है। ठीक है, तो शुद्ध प्रतिरोध के लिए हमारा पावर फैक्टर जो होता है वो कौन सा होता है, इकाई पावर फैक्टर होता है। क्या होता है, इकाई पावर फैक्टर होता है। ठीक है, तो वही होता है इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड और रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर क्या होता है, इकाई होता है। लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी का मतलब भी होता है इकाई। ठीक है, यूनिटी का मतलब क्या होता है, इकाई पावर फैक्टर। ठीक है, तो 41 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो 42 नंबर क्वेश्चन बटे 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉइल में जो प्रेरित ईएमएफ है वो किस पर निर्भर करता है। जो कॉइल है, ठीक है, इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है वो किस पर निर्भर करता है, फेरों की संख्या पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसका निर्धारण किससे करते हैं, फेरों की संख्या को देख कर ही करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो कह रहा है कॉइल में प्रेरित ईएमएफ की निर्भर करता है, फेरों की संख्या पर डिपेंड करता है, फेरों की संख्या पर। इसके बगैर इसके साथ संबंध फ्लक्स के बदलाव पर, फ्लक्स के बदलाव पर फाई पे भी डिपेंड करता है, कितना हमारे चुंबकीय बल रेखा को काट रहा है। इसके बाद फ्लक्स में बदलने लगे समय पर, इस पर भी डिपेंड करता है, यानी उपरोक्त सभी पर डिपेंड करता है क्या, तो हाँ, उपरोक्त सभी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कॉइल में प्रेरित ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर होता है
ई बराबर होता है एन डी फाइव अपॉन में डी टी। क्या होता है एन, ई बराबर होता है एन डी फाइव अपॉन में डी टी होता है, ठीक है। तो फेरों की संख्या पर ये तो बिल्कुल रटा चुके हैं, मतलब पहले से ही ट्रांसफार्मर वगैरह में बहुत कैरियर बता था, फेरों की संख्या पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। फ्लक्स का मतलब कितनी चुंबकीय बल रेखाओं को काट रहा है, जितनी ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाओं काटेगा हमारा ईएमएफ क्या होगा उतना ज़्यादा उत्पन्न होगा, ठीक है। फैराडे का नियम जब पढ़ा दिया तब बताया था। फ्लक्स के बदलने में लगा समय उस पर भी डिपेंड करेगा, मतलब कितने समय में कितनी बल रेखाओं को काट रहा है, जितनी ज़्यादा बल रेखाओं को काटेगा हमारा ईएमएफ हमारा उतना ही ज़्यादा उत्पन्न होगा, ठीक है। चलो 43 नंबर क्वेश्चन बात है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि किसी अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म क्या होता है। तो किसी अल्टरनेटर से हमें कैसी विद्युत प्राप्त होती है, किसी अल्टरनेटर याद रखना, अल्टरनेटर से जो है हमें शुद्ध एसी प्राप्त होती है। अल्टरनेटर से कैसी एसी प्राप्त होती है, अभी अल्टरनेटर नाम का एक चैप्टर है, तो अल्टरनेटर नाम का चैप्टर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी भी अल्टरनेटर से हमें आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, तो अल्टरनेटर से हमको शुद्ध एसी प्राप्त होती है, ठीक है। अल्टरनेटर से कैसी विद्युत प्राप्त होती है, अल्टरनेटर से हमको शुद्ध एसी प्राप्त होती है, ठीक है। तो अल्टरनेटर से हमें शुद्ध एसी प्राप्त होती है, तो अल्टरनेटर से शुद्ध एसी प्राप्त होती है, और शुद्ध एसी को क्या बोलते हैं, साइनोसोडल वेव बोलते हैं। शुद्ध एसी को क्या बोलते हैं, शुद्ध एसी को हम लोग बोलते हैं, प्योर एसी को बोलते हैं साइनोसोडल वेव। साइनोसोडल वेव मतलब कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी क्वेश्चन को, मतलब ये सब जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ इसलिए सबको रिवीजन करो हर बार, समझ लो, तभी दिमाग में सब बैठ जाएगा किस तरह से क्या है आंसर निकलना है, ठीक है। चलो 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, परिपथ में प्रेरकत्व प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होते हैं। तो प्रेरकत्व प्रदान करता है, ठीक है। प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टर की बात कर रहा है, एल की बात कर रहा है। एल का मतलब क्या होता है, कॉइल, कॉइल को तो बोलते हैं एल, ठीक है। तो कह रहा है प्रतिरोध होता है क्या, इसमें प्रतिरोध तो होता ही नहीं है, चोक होती है, चोक, ठीक है। तो चोक, इसके बाद कह रहा है धारित्र, धारित्र मतलब कि संधारित्र की बात करते हैं, संधारित्र तो होगा नहीं, तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो ऐसे करके हीटर, हीटर में भी नहीं करते हैं, तो इसका हम लोग चोक में करते हैं। किस में करते हैं, चोक में। तो परिपथ में प्रेरकत्व प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, परिपथ में प्रेरकत्व प्रदान करने के लिए चोक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, चोक का यूज किया जाता है, ठीक है। तो चोक द्वारा परिपथ में प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो चोक द्वारा जो है हम लोग ये इंडक्टेंस जो है प्रेरकत्व प्रदान करते हैं। चोक हमारा जो होता है, जैसे कि कभी कदार हम फोटो तुमको दिखाएंगे चौक की, जो हमारा जो पहले जो लाइटें होती थी, जैसे गाँव वगैरह में देखा होगा, जब जनरेटर चलता था तो एक खंभे में हमारी एक मतलब कि ट्यूबलाइट लगी होती थी, बड़ी बड़ी सफ़ेद सफ़ेद, ठीक है। उसके बगल में एक ऐसे इस प्रकार का एक ऐसे लगा होता था, ठीक, उसको बोलते हैं चौक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चौक बोलते हैं, ठीक है। तो ये चौक जो होता है हमारा इंडक्टर का ही काम करता है एक तरह से। तो प्रेरकत्व प्रदान करने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रेरकत्व प्रदान करने के लिए हम लोग चौक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, चौक का यूज करते हैं। चलो देखते हैं, गूगल में सर्च मारते हैं, चौक का फिगर आता है, दिखा देते हैं। देखो इसको हम लोग चौक बोलते हैं, ये जो है, ठीक है, ये जो है हमारा चौक है, ठीक है। ये देखो हमारी ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट है, ये हमारी क्या चौक, इसको बोलते हैं चौक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चौक, ठीक है। तो ये चौक, इसी के कारण हमारा क्या होता है, इंडक्टेंस होता है। इसी के कारण हमें हमारे परिपथ में क्या प्राप्त होता है, इसी के कारण हमारे परिपथ में इंडक्टेंस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, इंडक्टेंस प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो कह रहा है कि परिपथ में प्रेरकत्व प्रदान करने के लिए किसका क्या प्रयोग करते हैं, परिपथ में प्रेरकत्व प्रदान करने के लिए हम लोग चौक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, चौक का यूज किया जाता है, ठीक है। चलो 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि में चौक को प्रतिरोधन के रूप में यूज किया जाता है। कह रहा है किसमें चौक को प्रतिरोधन के रूप में किया जाता है, प्रतिरोधन के रूप में किस में यूज किया जाता है। तो अभी बताया प्रतिरोधन, ये सब जो होता है हमारा इंडक्टर होता है, कैपेसिटेंस होता है, ये सब क्या प्रतिरोध होता है, एक तरह से क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो कह रहा है कि चौक का जो प्रतिरोध है, यानी चौक का जो प्रतिरोधन होगा, चौक से कौन सा प्रतिरोध उत्पन्न होगा, इंडक्टेंस यानी एल वाला, यानी कि एक्सल उत्पन्न होगा चौक से। अभी ऊपर बताया क्वेश्चन, ठीक है। चौक से क्या उत्पन्न होगा, एक्सल। तो ये चौक वगैरह होता है किस में यूज करता है, एसी में यूज करता है कि डीसी में यूज करते हैं। तो एल होता है और सी जो होता है ये हमारा एसी में यूज होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि चौक का जो प्रतिरोधन है किस रूप में यूज किया जाता है, तो किस में यूज करते हैं, चौक वगैरह का एसी में यूज करते हैं, डीसी में तो यूज ही नहीं करते हैं। एसी और डीसी दोनों का यूज नहीं, इसमें तो कोई नहीं, तो गलती हो गई है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, केवल सी और ए, केवल ए ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, एसी परिपथ में। तो चौक का यूज कहाँ करेंगे, एसी परिपथ में। और चौक से कौन सा, चौक से क्या उत्पन्न होता है, इंडक्टिव, इंडक्टर के लिए होता है चौक, ठीक है। चौक किसके लिए होता है, इंडक्टर के लिए होता है, ठीक है। अब क्यों घुमा के कभी क्वेश्चन पूछा था, कैसे कहेगा, चौक जो है वो किसके परिवर्तन का विरोध करता है। तो चौक किसकी तरह काम करता है, इंडक्टर की तरह। और इंडक्टर किसका विरोध करता है, इंडक्टर धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। तो चौक भी हमारा क्या करेगा, चौक भी धारा के परिवर्तन का विरोध करेगा। चौक भी क्या होगा, धारा के परिवर्तन का विरोध करेगा। तो इसी परिपथ में देखो
नीचे भी लिखा भी है। कह रहा है एसी परिपथ में चोक को प्रतिरोधन के रूप में धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धारा के परिवर्तन का विरोध करता है, मतलब धारा को नियंत्रित करता है एक तरह से देखा जाए तो इंडक्टर क्या होता है, धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। उसी प्रकार से चोक जो है वो भी हमारा धारा के परिवर्तन का विरोध करेगी। ठीक है, अब देखो अभी पीछे क्वेश्चन आया है इंडक्टर में मतलब डीसी जो है, क्या इंडक्टर में डीसी की धारा बहेगी? तो इंडक्टर में डीसी की धारा नहीं पड़ता, कोई मतलब कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी क्वेश्चन पीछे आया था डीसी के लिए इंडक्टर कैसा काम करता है, डीसी के लिए इंडक्टर काम ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इंडक्टर में डीसी प्रवाहित ही नहीं होती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखी है कि डीसी के लिए जो है परिपथ में कार्य नहीं करता। कौन? चोक नहीं काम करता। तो चोक किसकी तरह काम करता है? इंडक्टर। तो इंडक्टर में भी डीसी जो इंडक्टर में काम नहीं करती है, इसी प्रकार चोक में भी काम नहीं करती है। ठीक है, तो 45 का नंबर क्या हो जाएगा? 49 का आंसर क्या हो जाएगा? एसी परिपथ में चोक का प्रतिरोधक के रूप में कहाँ यूज करते हैं? एसी परिपथ में यूज करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, ऊपर क्वेश्चन लिखो कि चोक किस पर काम करती है। चोक जो है हमारी किस पे काम करती है? तो चोक हमारी एसी परिपथ पे काम करती है। ठीक है, लिखो चोक किस पे काम करती है, एसी या डीसी? लिखो चोक किस पे काम करती है, एसी या डीसी? ठीक है, चोक हमारी सेफ्टी डिवाइस है कि कंट्रोलिंग डिवाइस है? चोक जो है हमारी सेफ्टी डिवाइस है कि कंट्रोलिंग डिवाइस है? तो धारा को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है, तो क्या है? सेफ्टी डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? सेफ्टी डिवाइस है, कंट्रोलिंग? तो कंट्रोलिंग जो कंट्रोल करती है तो कंट्रोलिंग डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? कंट्रोलिंग डिवाइस है। तो चोक हमारी कैसी डिवाइस होती है? कंट्रोलिंग डिवाइस है। तो क्वेश्चन लिख लो चोक हमारी सेफ्टी डिवाइस है कि कंट्रोलिंग डिवाइस है? ठीक है, चलो 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है शक्ति गुणांक का परिकलन करने के लिए निम्न से कौन सा एक कथन गलत है? शक्ति गुणांक का परिकलन करने के लिए निम्न से कौन सा कथन गलत है? तो पावर फैक्टर वास्तविक शक्ति बटे आभासी, तो ये भी सही है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला R/Z ये भी होता है, V/I ये भी होता है। तो V/I किसका होता है? V/I होता है हमारा किसके लिए होता है? DC के लिए होता है। किसके लिए होता है? DC के लिए। तो V/I क्या होता है? ठीक है, और पावर देखो पावर फैक्टर की बात कर रहा है, तो पावर फैक्टर ये दोनों तो AC के लिए हो गया, और DC के लिए पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर P बराबर क्या होता है? VI। P बराबर क्या होता है? VI। तो इसका मतलब हमारे तीनों आंसर, ये जो A ऑप्शन, B C ऑप्शन और B ऑप्शन, तो ये तीनों हमारे किसके फॉर्मूले हो गए? पावर के फॉर्मूले हो गए। ठीक है, तो पावर फैक्टर नाम की चीज़ होती है हमारी AC में। ठीक है, और DC में क्या नाम की चीज़ होती है? DC में हमारी होती है पावर। DC में क्या होती है? पावर फैक्टर को पावर बोलते हैं। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला DC में क्या होता है? P बराबर VI होता है। P बराबर क्या होता है? VI होता है। लेकिन P बराबर क्या V/I पढ़ा है तुमने? P बराबर V/I नहीं पढ़ा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये लगा था कि D ऑप्शन है हमारा क्या है? गलत है। D ऑप्शन क्या है हमारा? गलत है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहे कि आर पार आबद्ध किए जाने पर पेरकत्व भार का शक्ति गुणांक निम्न में से किससे सुधरेगा? ठीक है, तो पेरकत्व भार का शक्ति गुणांक, तो याद रखना पावर फैक्टर को सुधारने के लिए किसका यूज करते हैं? पीछे हम अभी थ्योरी में बता भी चुके हैं। ठीक है, पता नहीं कोई क्वेश्चन वगैरह आया था तो उन्होंने बताया था पावर फैक्टर मतलब कि कैपेसिटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो पावर फैक्टर के मान को सुधारने के लिए किसका यूज करते हैं? पावर फैक्टर के मान को सुधारने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? संधारित्र का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? संधारित्र का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि कैपेसिटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कैपेसिटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो किसी भी सर्किट में अगर हमें पावर फैक्टर के मान को सुधारना है, पावर फैक्टर के मान को सही करना है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? कैपेसिटर का यूज करेंगे। और इस कैपेसिटर को कैसे लगाते हैं? इस कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, इस कैपेसिटर को कैसे लगाते हैं? इस कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, यानी कि सर्किट के किस में लगाएंगे? पैरेलल में लगाएंगे कैपेसिटर को। तो पावर फैक्टर के मान को सुधारने के लिए किसका यूज करते हैं? पावर फैक्टर के मान को सुधारने के लिए कैपेसिटर का यूज करते हैं, यानी कि संधारित्र का यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C ऑप्शन सही हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेगा कि पावर फैक्टर के मान को सुधारने के लिए संधारित्र का यूज करते हैं, इसको किस क्रम में लगाओगे? तो इसको किस क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में लगाते हैं, यानी कि पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडक्टिव कॉइल में क्या स्टोर किया जाता है? इंडक्टिव कॉइल में क्या स्टोर किया जाता है? ठीक है, इंडक्टिव कॉइल में क्या स्टोर किया जाता है? तो इंडक्टिव कॉइल में क्या स्टोर किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर की जाती है। क्या स्टोर की जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, यानी कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा स्टोर की जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे देखो। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था संधारित्र जो है ऊर्जा किस रूप में संग्रहित करती है? तो संधारित्र होता है वो ऊर्जा विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में ऊर्जा को संग्रहित करती है। और इंडक्टर किस रूप में करता है? विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को के रूप में
ऊर्जा को संग्रहित करता है। ठीक है, जो प्रेरकत्व होता है वो विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के रूप में संग्रहित करता है, और जो संधारित्र होता है वो इस विद्युत स्थैतिक ऊर्जा के रूप में, ठीक है, स्टोर करता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कि स्टार समायोजित प्रणाली में, किस समायोजित प्रणाली में, स्टार, तो स्टार समायोजित प्रणाली में जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, तो स्टार और डेल्टा के बारे में बता चुके थे। स्टार में क्या होता है, स्टार में जो तो है लाइन करंट होता है, जो लाइन करंट होता है वो फेज करंट के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो अगर स्टार में, स्टार से मैग्नीट्यूड पढ़ने में वोल्टेज यानी तो जो वोल्टेज होता है वी एल होता है वो क्या होता है, √3 गुना होता है किसका, वी फेज के। तो वोल्टेज की बात करें तो √3 गुना होगा, √3 गुना होगा, तो √3 गुना कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है, हमारा ए ऑप्शन, यानी वी को ई से डिनोट किया है इसमें, वी को किससे डिनोट किया है इसमें, ई से डिनोट किया है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है वह आवर्ती जिस पर एक्सल बराबर एक्सी होता है वो क्या कहलाता है, अनुनाद, रेजोनेंस की कंडीशन कहलाती है। तो एक्सल बराबर एक्सी हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, जब एक्सल बराबर एक्सी हो जाता है तो उसको बोलते हैं अनुनादी आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनादी आवर्ती बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो, 50 क्या हो जाएगा, 50 का बी ऑप्शन हो जाएगा।